Hi, this is Pratap Manish, English language and personality development coach, and I'm going to tell you basics of English. English बोलने और लिखने के लिए जो बेसिक होना चाहिए. This class is all about the basic concept of writing and speaking English. What comes in English? Why people make mistakes in English? तो मेरे book which I have authored, that is Correct Your English. Correct Your English के just beginning of the page, what is a sentence? वहां से मैं ये शुरू करता हूं. Just watch the video till end. वीडियो को अंत तक देखिए. आपके जो भी डाउट्स होंगे कमेंट में टाइप कीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप 9334314161 पर व्हाट्सएप कीजिए और आपको क्वेश्चन के आंसर मिलते रहेंगे. Here we go. What is sentence? So every one of us have studied since childhood. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. Sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence means sense. और sentence के two important parts होते हैं. One is subject, the other is predicate. Subject जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं और predicate जो subject के बारे में बता रहा होता है. So these are two important parts. One is subject, other is predicate. Subject जिसके बारे में sentence होता है और predicate जो subject को explain कर रहा है. What he does, what he is. जी हाँ, predicate का सबसे important part है verb, क्योंकि वो बता रहा है what he does, what is the action, state और condition of the subject. तो सबसे important part जो predicate का है वो है verb. एक finite verb जो tense बताता हो. So predicate is a group of words which describes what action or what state the subject is. और जब भी आपके सेंटेंस में क्लॉज सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, और एक सेंटेंस में कई क्लॉजेस हो सकते हैं, यानी कई सब्जेक्ट और कई प्रेडिकेट हो सकते हैं, कंजंक्शन के द्वारा जोड़े जा सकते हैं. ध्यान रखिएगा. तो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट को एक क्लॉज भी कह सकते हैं, और यदि फुल स्टॉप हो जाए, एंड हो जाए, तो सिंपल सेंटेंस यानी कि फुल सेंटेंस हो सकता है, और कंजंक्शन लगाने के बाद वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी हो सकता है. So what is sentence? A group of words arranged together to have a meaning which has a subject and a predicate. यानी कि एक सब्जेक्ट होना और प्रेडिकेट होना जरूरी है, और प्रेडिकेट का मेन काम है वर्ब यानी कि एक्शन और स्टेट कंडीशन बताना कि सब्जेक्ट क्या है. यदि किसी भी सेंटेंस में आप मिस कर गए हो एक्शन, स्टेट, कंडीशन, टाइम बताने का, इफ यू हैव मिस्ड आउट टू टेल द टेंस ऑफ द एक्शन, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा. वो सेंटेंस होगा ही नहीं जिसमें टेंस ना बताया गया हो. सो ऑलवेज द सेंटेंस हैज अ टेंस. वेल, आगे बढ़ते हैं. जो अब क्वेश्चन ये है कि सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है. सो सब्जेक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा चीज है जिसको फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर के रूप में पढ़ते हैं लोग, नाउन. सो व्हाट इज नाउन? Noun is the name of person, place or thing, or naming word. Noun. Naming words are called noun in grammar. किसी भी चीज के नाम को. Peace एक एटमॉस्फेयर का नाम है जहां पर शांति मिल रही है. Peace. Air which we feel and that touches our skin. So air is also noun. तो पीस क्या है? पीस है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ना हम उसको देख सकते हैं ना उसको छू सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और एयर क्या हुआ? एयर इज मटेरियल नाउन बिकॉज इट टचेज अस. या वो हमको छू सकता है या हम उसे छू सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते. दैट इज मटेरियल नाउन. सो एंड द प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, लाइक दिस इज पेस इंस्टीट्यूट. तो पेस इंस्टीट्यूट क्या है? इंस्टीट्यूट कॉमन नाउन, और पेस क्या है? Proper noun, the name of a particular place. Suppose city is common noun or proper noun Delhi. So when we talk about different nouns, the nouns are of different ways, मगर सभी noun को बस naming word के रूप में जान सकते हैं आप beginning, because we are covering total grammar इस क्लास में बता रहा हूं आपको कि कहां मिस्टेक्स हो सकते हैं. तो कोई भी नेमिंग वर्ड को नाउन कह सकते हैं, और उसका काम होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना, यानी कि
या तो डूअर ऑफ द सेंटेंस जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं हम, सब्जेक्ट बनना, या फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन, प्रेडिकेट का पार्ट होना। नाउन सब्जेक्ट में भी आ सकता है, प्रेडिकेट में भी आ सकता है, लेकिन सब्जेक्ट में तो नाउन ही लीड करता है, इज द हेड वर्ड ऑफ द सेंटेंस। और नाउन के बदले जो वर्ड आए, सिंगल वर्ड, उसे प्रोनाउन कहते हैं। और नाउन अ कपल ऑफ वर्ड्स मिलकर के आता है तो नाउन फ्रेज कहते हैं। जैसे अ बॉय, एक बॉय इज नाउन एंड अ आर्टिकल, अ इज अ बॉय इज, दैट इज अ नाउन फ्रेज देन। तो जो भी सब्जेक्ट का काम कर रहा हो दैट इज नाउन फ्रेज इफ कपल ऑफ वर्ड्स आर देयर। और आप कोई भी वर्ड जो आईएनजी फॉर्म हो, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये वॉकिंग और स्मोकिंग जीरंड है, लेकिन यहां पर नाउन की तरह सब्जेक्ट का काम करेगा। सो सब्जेक्ट में हम लोग नाउन रखते हैं। द नेक्स्ट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन, जो भी नाउन के बदले आ रहा हो या किसी भी नेमिंग सब्जेक्ट के बदले आ रहा हो, यानी सिंगल वर्ड है और सब्जेक्ट में आया है, तो सो दैट इज प्रोनाउन। सो दैट स्टैंड्स फॉर नाउन, लाइक ही लव्स मी। एक सेंटेंस को ले रहे हैं, he loves me, he loves me। यहां पर he क्या है? सब्जेक्ट, loves action and me receiver of that action। so he loves me, subject verb object, और इसमें सब्जेक्टिव केस में है he, और me जो है I का ऑब्जेक्टिव केस है। तो प्रोनाउन में आपको जो ध्यान देना है वो है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्टिव केस के अलग प्रोनाउंस होंगे, ऑब्जेक्टिव केस के अलग प्रोनाउंस होंगे, और पॉसेसिव केस के अलग प्रोनाउन होंगे। उसको हम लोग डिटेल चैप्टर में पढ़ेंगे नाउन और प्रोनाउन के, कि व्हाट इज सब्जेक्टिव केस, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस एंड व्हाट इज पॉसेसिव केस, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं आपको जस्ट ब्रीफ कर रहा हूं क्या ग्रामर में कहां क्या लगता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड गेट एन आइडिया हाउ टू मेक सेंटेंस, कैसे सेंटेंस बनते हैं, कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, क्या सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। दिस इज ऑल अबाउट दैट। सो मूविंग अहेड, वर्ब मैंने पहले ही बता दिया है, वर्ब इज द एसेंशियल, यू कैन से द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बिना वर्ब का, बिना एक फाइनाइट वर्ब का तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता, और होगा तो गलत हो जाएगा। सो इट्स एन एसेंशियल वर्ड ऑफ अ सेंटेंस टू डिनोट एक्शन डन और रिसीव्ड बाय समवन। या तो एक्शन वर्ब बताएगा कि क्या किया है या क्या हुआ है उसके साथ, मींस व्हाट इज द स्टेट कंडीशन और व्हाट इज द एक्शन, दिस इज अ वर्ब डिस्क्राइब्स। सो स्टेट और कंडीशन इन विच समथिंग एग्जिस्ट, यदि कोई चीज एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ही इज सिटिंग और ही इज डेड, तो वो उसका डेड होना भी वर्ब है, होना भी वर्ब है, दैट इज अ कंडीशन। वेल, सो दीज थ्री वर्ब्स आर देयर। एक इंफिनिटिव वर्ब है टू स्पीक, चलना, ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू स्पीक, द प्रेजेंट पार्टिसिपल, लाफिंग, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, है वर्ब लेकिन सब्जेक्ट बन सकता है। तो जो वर्ब सब्जेक्ट बन सकता है या तो वो जिरंड होगा और या तो फुल इंफिनिटिव होगा। जैसे टू लाफ इज अ गुड एक्सरसाइज या लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। लेकिन जब वो सब्जेक्ट के बाद टेंस बताने वाला वर्ब बनेगा तो दैट इज द मेन फाइनाइट वर्ब, और वो होना बहुत जरूरी है। फाइनाइट वर्ब्स आर एसेंशियल पार्ट। जो फाइनाइट वर्ब होता है, जो टेंस बताता है, वो सबसे एसेंशियल होता है सेंटेंस में, उसके बिना तो सेंटेंस सही हो ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है। किसको डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव? नाउन और प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। किसी भी नाउन प्रोनाउन को यदि कुछ भी वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एडजेक्टिव का पार्ट हो सकता है। जैसे बॉय को मैंने बोला था अ बॉय, तो ये बॉय के बारे में बता रहा है ना, अ बॉय, कितना बॉय है? अ बॉय। सो इफ एनीथिंग इज डिस्क्राइबिंग दैट इज पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के कई पार्ट्स होते हैं। एडजेक्टिव हैज आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स। द डिटरमिनर्स आर दिस बॉय, दैट बॉय, दीज बॉयज, सच बॉयज, मेनी बॉयज। तो ये सब क्या है? डिटरमिनर्स है, जो मात्रा बता रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं नाउन को कि कितना है। अ बॉय, दिस बॉय, पास वाला, दैट बॉय, दूर वाला बॉय। सो व्हेन वी डिस्क्राइब द नाउन विद एनी काइंड ऑफ डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव जो विशेषता बताए, अ गुड बॉय, तो ये भी दिस इज आल्सो एक्सप्लेनेशन ऑफ द बॉय। गुड बॉय, बैड बॉय, टॉल बॉय। सो व्हाटएवर वी टॉक अबाउट नाउन, चाहे नाउन के पहले लगा के डिस्क्राइब करें या फिर किसी लिंकिंग वर्ब के बाद, जैसे ही इज टॉल,
तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होते हैं दो या तो नाउन के पहले लगते हैं, दैट इज एडजेक्टिव, और या तो लिंकिंग वर्ब। कौन क्या है? ही इज टॉल, ही इज एक्टिव, ही लुक्स स्मार्ट। तो क्या दिखता है? स्मार्ट दिखता है। वो कुछ उसने कुछ किया नहीं है। जब कोई चीज का होना बताएंगे दैट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव। तो लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव या पार्टिसिपल्स आते हैं। पार्टिसिपल्स वर्ब से वर्ड जो वर्ब से एडजेक्टिव के तरह काम करते हैं वो पार्टिसिपल्स कहे जा सकते हैं। जैसे यू आर टैलेंटेड, यू आर एक्साइटेड, यू आर एनर्जेटिक। तो ये सारे एडजेक्टिव्स के ही फॉर्म है, लेकिन तो कोई वर्ब से डिराइव होता है और कोई डायरेक्ट एडजेक्टिव्स होते हैं। सो वी विल कीप स्टडिंग इन डिटेल अबाउट एडजेक्टिव्स एज वेल। थोड़ा आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। और एडजेक्टिव्स में हम लोग डिटरमिनर्स को लिमिटिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं, ये लिमिट करता है। जैसे दिस बॉय, जब हमने दिस बॉय बोल दिया तो वो बॉय से लिमिट कर दिया कि इसी पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात हो रहा है। सो दिस इज अ लिमिटिंग एडजेक्टिव। लिमिटिंग एडजेक्टिव्स लाइक डिटरमाइन, रिलेशनशिप, माय फ्रेंड। सो फ्रेंड किसका? फ्रेंड नाउन है और उसके आगे माय लगा दिया तो मैंने रिलेशनशिप बता दिया कि मेरा वाला। सो माय फ्रेंड, योर अंकल, ये क्या है? योर, हिज, हर, ये सब पॉसेसिव डिटरमिनेट रिलेशनशिप बताने वाला पॉसेसिव्स हैं और पॉसेसिव फॉर्म में है एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी जाना जाता है। नंबर बताने वाले, टू मैन, तो मैन के बारे में टू बता रहे थे। ये नंबर क्या है? ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं सब न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, ध्यान रहे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, many, some, little, a little, ये सारे न्यूमरल नंबर्स क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं जो क्वांटिटी बताते हैं। और ध्यान रहे कि एडजेक्टिव या तो नाउन के पहले और या तो लिंकिंग वर्ब के बाद ही लगता है। और एडजेक्टिव के अंदर ही हम लोग डिटरमिनर पढ़ते हैं। डिटरमिनर में आर्टिकल्स हो सकते हैं, पॉसेसिव्स हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव हो सकते हैं, और कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड हो सकता है जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो। आगे बढ़ते हैं। जो वर्ड होता है वो एडवर्ब। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जितने भी एडजेक्टिव होते हैं और एडवर्ब होते हैं, ये दोनों का काम है दूसरे शब्दों को क्वालिफाई करना। तो इनको क्वालिफायर्स भी बोलते हैं, इनको मॉडिफायर्स भी बोलते हैं। इन दोनों को हम लोग मॉडिफायर्स भी बोलते हैं, वो हम बताएंगे मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स क्यों बोलेंगे? मॉडिफायर्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि एडजेक्टिव का भी काम है मॉडिफाई करना। किसको मॉडिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को करता है। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को करता है। और एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? तो किसी एडजेक्टिव को करता है या किसी वर्ब को करता है। सो एडवर्ब इज आल्सो अ मॉडिफायर। वर्ड्स मॉडिफाइंग अ वर्ब, एक वर्ब को मॉडिफाई करे या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे तो उसे एडवर्ब कहते हैं। ध्यान रहे, एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई करे, और एडवर्ब्स वो वर्ड हैं जो वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे। ऑलवेज पॉइंट टू बी नोटेड दिस कि वो वर्ड्स जो वर्ब को और एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स को क्वालिफाई कर रहे हैं उनको एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्ब आपके सेंटेंस को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाएंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएंगे। जैसे आई रन क्विकली, और जितने भी प्रीपोजिशन प्लस नाउन लगा के वो सब एडवर्बियल ऑब्जेक्ट्स लग सकते हैं जो एडवर्ब बताएंगे। जैसे आई रन इन द मॉर्निंग, आई वॉक इन मॉर्निंग। तो इन मॉर्निंग क्या है? टाइम बता रहा है, क्या चीज का? वॉक का। तो इन मॉर्निंग ये एडवर्बियल फ्रेज है, यानी कि एक प्रीपोजिशन प्लस नाउन एक्ट्स लाइक एडवर्बियल फ्रेज, और ये सब क्वालिफाई करता रहता है वर्ब को। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन डाल करके सेंटेंस को लंबा किया जाता है, ब्यूटीफुल बनाया जाता है, एलोबरेट किया जाता है। जब भी आप एक प्रीपोजिशन और एक नाउन लगाएंगे तो सेंटेंस लंबा होता चला जाएगा। मैंने अपने सेंटेंस पैटर्न वाले वीडियो में आपको ये क्लियरली समझाया है कि कैसे सेंटेंसेस को प्रोलॉन्ग लंबा किया जाता है, एलोबरेट किया जाता है, ताकि आप बिल्कुल सेंटेंसेस बना सकें। सो एडवर्ब्स मेनली डिस्क्राइब वर्ब्स, लेकिन मेनली यदि बात करें कि एडवर्ब का मेन काम क्या है, तो एडवर्ब का मेन काम है कि वर्ब के बारे में कुछ बताएगा। यदि एक वर्ड बताया तो उसको एडवर्ब कहेंगे, और कपल ऑफ वर्ड्स मिलकर के वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो उसको कहेंगे एडवर्बियल फ्रेज। ऑप्शंस नाउ, ही स्पोक मास्टरफुली। कैसे उसने कहा? ही स्पोक, उसने कहा। मास्टरफुली कैसे? हाउ। तो एडवर्ब क्या बताता है? एडवर्ब सबसे पहले बताता है हाउ, उसके बाद बताता है एडवर्ब व्हेन। शी ऑफन क्राइज, क्या बताता है? व्हेन। तो जो भी वर्ड व्हेन बता रहा है, समय बता रहा है, चाहे प्रीपोजिशन के साथ है, चाहे वो एडवर्ब है या एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है या एडवर्बियल फ्रेज है, और वेयर या तो वेयर बताए। ये तीन वर्ड को ध्यान देना है, हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ, व्हेन एंड वेयर। एक बार फिर से पढ़ देता हूं।
He spoke masterfully. How he spoke masterfully? So masterfully is adverb. She often cries. वह अक्सर रोती है, तो रोती है ये वर्ब है, वर्ब को often क्या कर रहा है? When कब रोती है? Telling the frequency. So it is adverb of frequency. My grandparents live here. कहाँ रहते हैं? Place कहाँ है? Where? So here. So these are adverbs which qualify, which modify a verb. और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई और क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब, जो एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे, जैसे आई लाइक यू वेरी मच, तो वेरी और मच ये दो एडवर्ब है, तो एक वेरी जो है वो मच को क्वालिफाई कर रहा है, आई लाइक यू मच, मच जो है वो एडवर्ब है और मच को क्वालिफाई कर रहा है वेरी, सो वेरी इज आल्सो एडवर्ब एंड मच इज आल्सो एडवर्ब एंड दीज बोथ आर एडवर्ब्स। वेल, आगे बढ़ेंगे और अब ये जानते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्रीपोजिशन इन, ऑन, फॉर, एट, इनटू, अपॉन। आपको बड़े कंफ्यूजन होता होगा कि प्रीपोजिशन कौन सा कहाँ रखें और ये होता कैसे है। तो प्रीपोजिशन होता है हमेशा अपने पास नाउन, नाउन फ्रेज या नाउन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव लाने के लिए, ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे आई लाइक टू गो टू हिम, टू मी, कम टू मी, तो टू के बाद मी लग सकता है। कभी भी टू के बाद ही नहीं हो सकता है, हिम होगा। कभी भी टू के बाद शी नहीं हो सकता है, टू हर, आई विल गो टू हर। तो कभी भी प्रीपोजिशन के बाद ध्यान रहे कि हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन ही आएगा और ऑब्जेक्टिव केस ही होता है और उसको एलोबरेशन में काम कर सकते हैं। और प्रीपोजिशन अलग अलग होते हैं, थोड़ा ध्यान में रखना होगा। मेरे प्रीपोजिशन करेक्ट योर इंग्लिश चैप्टर में प्रीपोजिशन चैप्टर का रीडिंग यदि आप 10 टाइम्स डाल लें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रीपोजिशन, कहाँ कौन से करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। मैंने बहुत सारे बुक्स में देखा कि अच्छे राइटर्स में, अच्छे बुक्स में वो लोग प्रीपोजिशन पे बहुत ध्यान नहीं दिए, कहीं ना कहीं प्रीपोजिशनल मिस्टेक्स होते हैं क्योंकि ये एडवांस लेवल ऑफ ग्रामर है। यदि आप प्रीपोजिशन सही करना चाहते हैं तो कमांड बनाइए, किस वर्ब के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तब कौन सा नाउन लगता है, और किस एडजेक्टिव के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, फिर कौन सा नाउन लगता है, और किस एडजेक्टिव और किस वर्ब के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, फिर कौन सा नाउन लगता है। ये एक सेट है। जैसे स्पेलिंग को आप ध्यान में रखते हैं वैसे ही आपको प्रीपोजिशन को भी ध्यान में रखना है कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन है। तो ये बहुत कुछ समझने का नहीं है, और 10-20% you have to understand and the rest you have to the rest you have to keep in mind में रखना है कि कौन सा प्लेस किसके बाद होता है, आपको पोजीशन ध्यान में रखना है। वेल, तो फिर से एक बार बता दूं, प्रीपोजिशन है कनेक्टर। प्रीपोजिशन किसका कनेक्टर है? दोनों कनेक्टर, ये प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों को हम कहते हैं कनेक्टर्स। इन दोनों को कहते हैं, जैसे हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफायर में कहते हैं, उसी तरह प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को हम कनेक्टर कहते हैं। इन दोनों वर्ड्स का काम है कनेक्शन करना। कंजंक्शन कनेक्ट करता है क्लॉजेस को, दो क्लॉज को कनेक्ट करेगा, एक बड़ा सेंटेंस बनाएगा। लेकिन प्रीपोजिशन कनेक्ट करता है नाउन, नाउन फ्रेज और नाउन के रिप्रेजेंटेटिव को। तो कैसे? पुट इट इन द बॉक्स, जैसे यू तो इसके आगे छुपा हुआ है, यू पुट इट इन द बॉक्स, यू सब्जेक्ट है, पुट वर्ब है और पुट इट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। इसका लिखना जरूरी नहीं क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में आदेश वाले वाक्य में यू को छुपा लिया जाता है। सो पुट इट इन द बॉक्स, पुट इट इन द बॉक्स। अब पुट इट से सेंटेंस क्लियर था, लेकिन यदि और एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं और एलोबरेट करना चाहते हैं सेंटेंस को, तो आप प्रीपोजिशन प्लस नाउन लगा सकते हैं, और भी लगा सकते हैं, मैं दिखाता हूं। पुट इट इन द बॉक्स, इससे क्लियर हुआ प्लेस ऑफ एक्शन कहां रखना है। ये भी एडवर्बियल फ्रेज है। इन द बॉक्स वेयर बता रहा है। पुट इट इन द बॉक्स इन इवनिंग, समय, व्हेन, इन इवनिंग। तो जब आप प्रीपोजिशन ला रहे हैं, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशन के बाद नाउन, इवनिंग इज द नेम ऑफ अ टाइम व्हिच कम्स इन। और यहां पर ये एडवर्बियल का काम कर रहा है। क्या चीज का एडवर्ब कर रहा है? समय बता रहा है। क्या चीज का एक्शन कब पुट करना है। सो पुट इट इन द बॉक्स। बहुत ध्यान से देखना है कि हमारा कौन सा वर्ड क्या चीज का काम कर रहा है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर्स एंड ऑप्शनल वर्ड्स। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, और जब ये आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट, तो ना ही आप राइटिंग में मिस्टेक करेंगे और ना ही आप स्पीकिंग में मिस्टेक करेंगे। बिकॉज राइटिंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग इंग्लिश ग्रामर इज सेम, यू हैव टू बी करेक्ट एंड यू हैव टू बी ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंट अबाउट इट यूजिंग, देन यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। फोन मी ऑन मॉर्निंग। देखिए फोन क्या है? नाउन है।
आई हैव अ फोन, तो फोन क्या हुआ? नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक सामान का नाम है फोन। लेकिन फोन में इन इवनिंग, तो यहां पर हमने वर्ब बना दिया। तो इस तरह से प्ले विद द वर्ड्स, आप चाहे ना कोई भी वर्ड को वर्ब बना सकते हैं यदि वर्ब का पोजीशन दे दे तो। ऐसा राइटर्स करते हैं। जब आप देखेंगे शेक्सपियरियन टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां पर क्यों शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश कहा गया? क्योंकि शेक्सपियर ने ऐसे यूज किया ग्रामर को, और बहुत सारा ग्रामेटिकल मिस्टेक को बाद में देखा गया कि उन्होंने सही तरीके से यूज किया, क्योंकि कॉन्सेप्ट था उनके पास। सो फोन में इन, तो यहाँ यू फोन में यू हट छुपा हुआ है, फोन वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑन थर्सडे क्या है? व्हेन टाइम, ये क्या है? फिर एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। सो प्रीपोजिशन प्लस नाउन कैन एक्ट लाइक एडवर्बियल ऑब्जेक्ट, कैन लाइक एडवर्बियल फ्रेज, और ये दो वर्ड का मिल करके एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है, ये एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस है, ये एलोबरेशन ऑफ सेंटेंस है। सो जब जब प्रीपोजिशन और नाउन आया है तो सेंटेंस को उसने एलोबरेट किया है, और ये एलोबरेशन बहुत अच्छा होता है। आप अपने सेंटेंस को लंबा बनाने के लिए प्रीपोजिशन प्लस नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस, अपने कमेंट्स व्हाट्सएप पे या फिर इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आई एम देयर टू सॉल्व यू। पढ़ते रहिए करेक्ट योर इंग्लिश बाय प्रताप मनीष। आई कीप सॉल्विंग दैट ऑल द प्रॉब्लम्स यू एनकाउंटर इन इट। लेकिन अभी एक्सप्लेनेशन बाकी है, पेज नंबर, मतलब इनिशियल पेजेस आई एम एक्सप्लेनिंग इट। तो ये दो तरह के कनेक्टर्स होते हैं, एक कंजंक्शन होता है। तो कंजंक्शन क्या कनेक्ट करता है? ऐसे जो क्लॉजेस को कनेक्ट कर ले, दो मीनिंग को कनेक्ट करे, उसको कंजंक्शन कहते हैं, और एक ही मीनिंग को एलोबरेट करे उसको प्रीपोजिशन कनेक्ट करेगा। राइट? कब प्रीपोजिशन यूज करेंगे और कब कंजंक्शन यूज करेंगे, ध्यान रहे। जब आपको दो मीनिंग कनेक्ट करना है तो दो क्लॉज कनेक्ट करना है, वन मीनिंग वन क्लॉज, टू मीनिंग टू क्लॉज, लाइक। सो जब भी क्लॉजेस कनेक्ट करना है, दो मीनिंग को कनेक्ट करना है, तो आप कंजंक्शन ही यूज करेंगे। और जब आपको सेम मीनिंग को एलोबरेट करना है, डायरेक्शन देना है, कब, क्यों, क्या बताना है, तो आप लगा करके नाउन लगाएंगे और प्रीपोजिशन ऐड करेंगे। वेल, गिव, यू गिव इट टू मी, यहाँ टू मी मैंने बताया ना ऑब्जेक्ट है, टू मी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है, हमेशा टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, हर एक प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। वेट बाय द वॉर मेमोरियल, वॉर मेमोरियल जगह का नाम है, और बाय द वॉर मेमोरियल ये फ्रेज हो गया, और बाय क्या है? प्रीपोजिशन है। तो कहां वेट करने को कह रहे हैं? आदेश क्या है? वेट बाय द, यानी उसके बगल में, बाय मतलब बगल में, बाय। सो प्रीपोजिशन का एक सर्टेन मीनिंग होता है, जैसे एम, एट, ऑन, इसको मैं प्रीपोजिशन चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा, और साथ में 10-20% समझने की चीजें, और बाकी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा प्रीपोजिशन किस वर्ड के बाद, किस वर्ब, किस एडजेक्टिव और किस नाउन के बाद आता है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, चाहे वो नाउन का हो, प्रोनाउन का हो, या फिर नाउन फ्रेज का। आगे बढ़ते हैं कंजंक्शन में। कंजंक्शन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, एक सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इक्वल रैंक के क्लॉजेस को जोड़ता है, यानी कि दोनों क्लॉज दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का अपना अपना मीनिंग आ रहा है, तो उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ेंगे। और लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे बुक में है, आपको मैं कंजंक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा। और सबऑर्डिनेटिंग चैप्टर के वीडियो को आप देख सकते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग, उसका आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो वी ट्रस्टेड हिम बिकॉज ही वाज ऑनेस्ट। हम लोग ने क्यों उसको भरोसा किया? वी ट्रस्टेड हिम, ही वाज ऑनेस्ट। ये दो क्लॉज है, इसको जोड़ा गया है बिकॉज से, बिकॉज बोलते हैं, बिकॉज नहीं। ओके, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन के होते हैं, जिससे आपका इंग्लिश अच्छा नहीं लगता है। सो बी केयरफुल अबाउट द प्रोनाउंसिएशन आल्सो। बिकॉज, सो वी ट्रस्टेड हिम, हमने उस पर भरोसा किया, बिकॉज ही वाज ऑनेस्ट। और ये दोनों अकेला सबऑर्डिनेटिंग क्या है? हमने इसलिए भरोसा किया क्योंकि उस पर डिपेंडेंट है, ऐसा भरोसा नहीं करते। जब डिपेंडेंट क्लॉज पे जोड़ेंगे तो इसको सबऑर्डिनेटिंग जोड़ेंगे, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बोथ एक्शन कैन इंडिपेंडेंटली टेक प्लेस। जब दोनों एक्शन इंडिपेंडेंटली हो सकता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं, उसको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं। और जब एक एक्शन दूसरे पे डिपेंडेंट हो, जैसे कि हम उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक कि वो ऑनेस्ट था उसके लिए, सो शी विल एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट कर लेगी यदि आप पूछेंगे तो, ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। शी विल नॉट एक्सेप्ट, जब आप उससे पूछेंगे तब एक्सेप्ट करेगी। सो शी विल एक्सेप्ट इफ यू आस्क। सो इफ क्या है? आई विल जस्ट क्लियर सो दैट यू कैन वर्क। यहां इफ है, इफ,
तो इफ, बिकॉज, ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग में क्या है, एंड है, बट है, एंड है, बट है, ये इक्वल रैंक जोड़ता है, वर्ड्स भी जोड़ता है, लेकिन ज्यादातर क्लॉजेस जोड़ते हैं और उस क्लॉज के मीनिंग होते हैं। यदि वर्ड्स जोड़ता है तो उसके पीछे भी एक क्लॉज छुपा हुआ होता है। सो कंजंक्शन का मेन काम है क्लॉज जोड़ना, और प्रीपोजिशन का काम है अपने पास नाउन या नाउन फ्रेज को कनेक्ट करना और सेंटेंस को एलोबरेट करना। आगे बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज जस्ट अबाउट एक्सप्रेशंस। तो ये जो मेरे वीडियो में आप देख रहे हैं, मेरे चेहरे पर एक्सप्रेशन हो रहा है, इसको राइटिंग में कैसे करेंगे? राइटिंग में अपने एक्सप्रेशन को, अपने दिल के भावों को, अपने उद्गारों को अपने प्रकट कैसे करेंगे? तो उसके लिए इंटरजेक्शंस बने। इंटरजेक्शंस आर द वर्ड व्हिच एक्सप्रेस योर फीलिंग, व्हिच एक्सप्रेस योर इमोशंस, व्हिच गिव्स द टैंट्रम्स, नाज नखड़े दिखाता है लैंग्वेज में। तो यदि लैंग्वेज में आपको कुछ उसके हाव भाव दिखाने हैं, उसके इमोशंस को प्रकट करना है, तो आप इंटरजेक्शन यूज कीजिए, आपके सेंटेंसेस काफी ही प्रेजेंटेबल हो जाएंगे। तो ये इंटरजेक्शन इज ऑल अबाउट वर्ड्स एक्सप्रेसिंग साउंड एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स, जैसे हाय, आउच, हुर्रा, ओह, शिट, है, ही, या, यस, दीज ऑल आर इंटरजेक्शन। जिसी तरह का एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं, जो भी आप दिल से, उमंग से कुछ बोल रहे हो, वो इंटरजेक्शन है। इसके आगे बढ़ते हैं, फ्रेज क्या होता है? लेट्स कम टू फ्रेज। अभी तक आप पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होता है, मैंने शुरुआत से बताया। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। और इसका फंक्शन कोई भी वर्ड कर सकता है। वर्ड फंक्शन करेगा किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच की तरह, और उसका सेंटेंस में पोजीशन होता है सब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट में, उसको ध्यान देना है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज कई बार मैं यूज भी कर रहा था। क्या होता है कि जब भी हम 2 वर्ड एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करें, जैसे 2 वर्ड मिलकर नाउन का काम कर रहा है, तो उसको नाउन नहीं कहेंगे, उसको नाउन फ्रेज कहेंगे। यदि 2 वर्ड मिल करके वर्ब का काम कर रहा है, तो उसको वर्ब नहीं कहेंगे, उसको वर्ब फ्रेज कहेंगे। जब 2 वर्ड मिल करके एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। जब 2-3 वर्ड मिल करके, 4 वर्ड मिल करके, जब भी 1 से ज्यादा वर्ड मिल करके एडवर्ब का काम कर रहा है, तो उसको एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। यही बस है डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ स्पीच एंड फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है, फिर से एक बार ध्यान में डिटेल में आ जाए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that act like noun is called noun phrase. A noun phrase can act like subject or object. जैसे नाउन का काम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आना है, पॉजिटिव केस बनना, उसी तरह से नाउन फ्रेज का काम भी वही है। आगे वर्ब फ्रेज क्या होता है? बहुत स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि सर वर्ब फ्रेज कभी सुने नहीं। वर्ब फ्रेज होता है जब 2 वर्ड मिल करके वर्ब का काम कर रहा हो, जैसे he has been going। हैज बीन गोइंग क्या हो? हैज बीन गोइंग। 3 वर्ड मिलकर के वर्ब का मीनिंग लाया। When 3 words combine together to make a verb, then that is called verb phrase. तो जब भी आप टेंस बताते हैं, और टेंस के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट फॉर्म, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, तो जब भी आप डिफरेंट फॉर्म्स बताएंगे टेंस के, तो वो सिर्फ वर्ब फ्रेज से संभव है। तो वर्ब फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फाइनाइट वर्ब। एक फाइनाइट वर्ब होता है उसमें, और एक नॉन फाइनाइट होता है, जैसे इज गोइंग। इज फाइनाइट है और गोइंग नॉन फाइनाइट है। तो जब एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट का कॉम्बिनेशन होता है वर्ब फ्रेज में। और प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज का भी काम कर सकता है, और एडवर्बियल फ्रेज का भी काम कर सकता है। डिपेंड करता है कि क्या, लेकिन ज्यादातर एडवर्बियल फ्रेज होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन क्या होता है? एक प्रीपोजिशन से जो शुरू हो फ्रेज, जैसे इन द इवनिंग, आई विल गो टू हिम इन द इवनिंग। आई विल गो टू, विल गो वर्ब फ्रेज है, आई विल गो। लिख दो, ये सेंटेंस चेक कर लीजिए। आई विल गो टू हिम। यहां पर क्या है? आई सब्जेक्ट, प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, विल गो क्या है? वर्ब फ्रेज, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, और टू हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई विल गो टू हिम, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट, कहां जाएंगे? वेयर? टू हिम। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। तो यहां फिर से, तो ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, जो प्रीपोजिशनल
लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज तरह तरह के होते हैं। कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्बियल फ्रेज का काम करता है, कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन फ्रेज का काम करता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। ज्यादातर एडवर्बियल फ्रेज ऑब्जेक्ट का काम करता है। लेट्स सी व्हाट इज। So it starts with a preposition and also always followed by an object, and it generally function as an adjective or as an, ये ध्यान में रहे कि हर prepositional phrase adverb की तरह काम करता है, फिर adverbial phrase भी बोला जाता है उसको। Moving to our next, adjective phrase क्या है? Words that act like adjective. जैसे I met and he looks tall, handsome and attractive। तो ये tall, handsome and attractive एडजेक्टिव 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 और साथ में कंजंक्शन, तो ये क्या है? ये फ्रेज बन रहा है। तो जब भी कपल ऑफ वर्ड्स, 3-4 वर्ड मिल करके किसी को क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे, कॉम्प्लीमेंट का काम करे, तो वो उसको एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं। जैसे ही इज अ टॉल मैन, ही इज, यहां पर ये सेंटेंस है ही इज अ टॉल मैन। तो अ टॉल मैन क्या है? नाउन फ्रेज नहीं है, यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों? क्योंकि वो ही के बारे में बता रहा है, ही को क्वालिफाई कर रहा है। ही क्या है? अ टॉल मैन। यहाँ नाउन का काम नहीं कर रहा है। सो एडजेक्टिव फ्रेज इज जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट, वो सेंटेंस को कंप्लीट करता है, पूरक होता है। तो उसी तरह से एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? वर्ड्स डिस्क्राइबिंग और मॉडिफाइंग द फाइनाइट वर्ब। यदि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडवर्बियल फ्रेज होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फ्रेजल वर्ब क्या होता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो फ्रेज और फ्रेजल वर्ब में अंतर है। फ्रेज क्या होता है? कपल ऑफ वर्ड्स एक्टिंग लाइक अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच। जब एक 2-3 शब्द मिलकर के एक पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा था तो उसको फ्रेज कहते हैं। लेकिन फ्रेजल वर्ब जो होता है उसका एक फिक्स मीनिंग होता है। इसमें एक वर्ब होता है, हाँ, फ्रेजल वर्ब जो होता है उसका एक वर्ब होता है, उसके बाद एडवर्ब होता है। जैसे रैन ओवर, इन लुक इनटू, लुक इनटू मतलब जांच करना। सो लुक इनटू, ये सब क्या है? एक फिक्स मीनिंग है। दीज ऑल वर्ड्स हैव अ सर्टेन मीनिंग। तो एक वर्ब और एक एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होता है जिसका एक फिक्स मीनिंग होता है। जब एक वर्ब और एक एडवर्ब का कॉम्बिनेशन वाला वर्ड हो, जैसे मैं आपको ये फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़ाऊंगा और अब मेरे बुक में करेक्ट योर इंग्लिश में भी इसमें दिया हुआ है फ्रेजल वर्ब के बारे में। सो यू कैन जस्ट गेट एन आइडिया हाउ फ्रेजल वर्ब्स है। और इसको याद करना होता है, जैसे वर्ड पार को ध्यान में रखना होता है वैसे ही आपको इसको ध्यान में रखना होता है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आते हैं। इसको तो एक वर्ब होगा और एक एडवर्ब होगा जो एक पर्टिकुलर उसका मीनिंग होगा, उसके बारे में काम करता है। वेल, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज अ वर्ड, लाइक इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। और हर एक क्लॉज को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कंजंक्शन से। तो एक बड़े से सेंटेंस में कई क्लॉजेस हो सकते हैं। क्लॉज सेंटेंस ही की तरह एक सिंपल सेंटेंस को 1 क्लॉज का होता है। सिंपल सेंटेंस 1 क्लॉज का होता है। कंपाउंड सेंटेंस मल्टीपल 2 क्लॉज भी हो सकते हैं, ज्यादा भी क्लॉज हो सकते हैं। और मिक्स सेंटेंस में भी ज्यादा क्लॉजेस होते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी 2 क्लॉज हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉजेस जोड़े जाते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जोड़े जाते हैं, मिक्स सेंटेंस में सभी तरह के क्लॉजेस जोड़े जाते हैं। और सिंपल सेंटेंस 1 क्लॉज का होता है, जिसको हम लोग क्लॉज फिर से पढ़ाएंगे डिटेल्स में। अभी मैं आपको सब रफ आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे राइटिंग और स्पीकिंग को अच्छा करें। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रहे कि हमारा सेंटेंस क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए, अभी मैंने बताया था ये चीज, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस होता है 1 क्लॉज का। इसमें 1 क्लॉज हुआ, यदि किसी में भी आई गो है और फुल स्टॉप लगा तो ये सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 क्लॉज है। आई गो व्हेन ही कम्स, मैं तब जाता हूं जब वो आता है, डिपेंडेंट है, तो इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है व्हिच हैज मोर देन 1 क्लॉज, 1 क्लॉज से ज्यादा है और डिपेंडेंट रहता है। और कंपाउंड क्या है? कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें 2 और मोर, 2 और ज्यादा क्लॉज रहते हैं और वो क्या करते हैं, अलग अलग एकदम कोऑर्डिनेटिंग रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, उनकी मीनिंग इंडिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट को जोड़ेंगे डिपेंडेंट क्लॉज को तो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, इंडिपेंडेंट को कंपाउंड कहलाएगा। और मिक्स सेंटेंस में क्या होता है कि तरह तरह के क्लॉजेस कंजंक्शन के द्वारा जोड़े रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूड, आपने मूड के बारे में सुना होगा कि मूड, किस मूड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है या सेंटेंस करा रहा है। वेल,
सेंटेंस को हम लोग बांट सकते हैं मूड के आधार पे 5 तरह में। एक बार ध्यान दीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नरेशन पढ़ रहे हो या फिर नॉर्मल सेंटेंसेस लिख रहे हो, बोल रहे हो, आपको मूड जानना बहुत जरूरी है। और ये वर्ब से डिटरमाइन होता है कि कहाँ है। असर्टिव मतलब कुछ बताने वाला मूड। इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग, मैं कुछ बता रहा हूँ, असर्टिव सेंटेंस, टू से और टेल समथिंग। इंट्रोगेटिव मतलब वेयर आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, और आर यू गोइंग इंट्रोगेटिव। तो वर्ब को यदि आगे कर दे तो ज्यादातर इंट्रोगेटिव हो जाता है, कमांड। इंपरेटिव ऑर्डर, गो फ्रॉम हियर, मेन वर्ब आगे हो जाता है, इसमें ऑक्सिलरी आगे होता है, इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी आगे होता है। तो इंपरेटिव जो आदेश दे रहा हो, एक्सक्लेमेटरी जो आश्चर्य व्यक्त कर रहा हो, सरप्राइज या हैप्पीनेस या सैडनेस या इमोशन व्यक्त कर रहा हो, और ऑप्टेटिव जो ब्लेसिंग, विश और कर्स। बड़ा आसान है, 5 तरह के मूड होते हैं और सेंटेंसेस को मूड के आधार पे 5 तरह के सेंटेंसेस में बांटे जा सकते हैं। असर्टिव वो, और सबका नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे आई विल गो, आई विल नॉट गो, इसका हो गया। इंट्रोगेटिव का विल यू गो, वांट यू गो, ये हो गया इंट्रोगेटिव का। इंपरेटिव का गो या डोंट गो, और एक्सक्लेमेटरी का वाव यू आर गोइंग। सो यदि उसमें एक्सक्लेमेशन है, यदि आप बहुत आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, सरप्राइज है, यदि सरप्राइज आ गया तो वो एक्सक्लेमेटरी होगा। और मे यू गो टू द टॉप, ये आशीर्वाद है, विशेस है, ब्लेसिंग्स है। मे यू अचीव द टॉप पोजीशन, मे यू गो टू द टॉप पोजीशन। तो ये है ऑप्टेटिव। इस तरह के 5 सेंटेंस होते हैं। अब वॉइस में, ये मैं रफ आइडिया दे रहा हूं कि पूरा ग्रामर क्या है। In this one video you are getting the whole idea. Well, voice क्या है? देखिए, वॉइस और नरेशन तो ध्यान में रखिए। वॉइस क्या है और नरेशन क्या है? वॉइस क्या है? यदि आपने डूअर को हाईलाइट किया है सेंटेंस में, डूअर यानी कि सब्जेक्ट को हाईलाइट किया है, किसने किया है? हु को। यदि आपने हु को हाईलाइट किया है एक्शन करने वाले को, तो इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। न्यूज़पेपर में आप देखेंगे, जब रिसीवर पता हो, डूअर पता नहीं हो, तो उसमें हाईलाइट करते हैं, ज्यादातर पैसिव वॉइस में होता है। न्यूज़पेपर में जितने भी एडिटोरियल देखिए, पैसिव वॉइस ही। इट वाज सेड, अब नहीं बोलना चाहता किसने कहा था। इट हैज बीन डिसाइडेड, इट हैज बीन डिसाइडेड नहीं बताना चाहते किसने डिसाइड किया। तो जब क्या हुआ है, व्हाट या हुम को हाईलाइट करते हैं, तो रिसीवर को हाईलाइट करते हैं। जैसे You are taught at Pace Institute. You are taught fantastic English at Pace Institute. Suppose मैं अपना नाम छुपाऊं और ये बताऊं, You are taught fantastic English at Pace Institute. तो ये हुआ पैसिव। तो जब रिसीवर का हाईलाइट किया गया सेंटेंस बोला जाए और डूअर को हाइड कर दिया जाए, तो इसको पैसिव कहते हैं। तो एक्टिव पैसिव है। और डायरेक्ट स्पीच किसी के वंस ओन कोटेड वर्ड्स, यदि इन्वर्टेड कॉमा में किसी के बोले गए शब्द हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच हुआ। और यदि इन्वर्टेड कॉमा हटा करके उस शब्द के फैक्ट को चेंज करके एक्सप्लेन किया गया वर्ड को, तो इसको कहते हैं कन्वर्टेड वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। बिना मीनिंग चेंज किए यदि कन्वर्टेड वर्ड्स को रखते हैं, तो आप नरेशन में ये वीडियो देखेंगे, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, बट यू हैव टू हैव कमांड। नाउ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ sentences correctly. Sentences are based on specific structures. हर एक सेंटेंस एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है, and you must follow these patterns, और पैटर्न पर बेस्ड है। तो मेरे जो सेंटेंस पैटर्न का वीडियो होगा, जो क्लास है, उसको आप देखिए कि सारे सेंटेंस पैटर्न एक सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑप्शनल वर्ड और टेंस वाइज वो अलग अलग 70-60 पैटर्न्स में डिवाइडेड है। और इस पैटर्न पर यदि आप सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लें, तो आप राइटिंग, स्पीकिंग में सारे पैटर्न्स यूज होंगे। तो डोंट मिस to practice the pattern of sentences, the structure of sentences। और हर एक टेंस के हिसाब से एक अलग अलग स्ट्रक्चर है, जिसका प्रैक्टिस हमारे पेस इंस्टीट्यूट में हमारे वीडियोस फॉलोअर्स को अवश्य कराते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन के लिए आप 9334314161 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। आप इस कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज देयर टू रिप्लाई टू योर questions. I'll always answer your questions. Have a great day. Hope you understood. Like the video, subscribe the channel, and also share the video to your friends. Great day. Bye-bye.